अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पे बात करते हैं। 2013 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का आगाज़ हुआ। ये चीन के सदर प्रेसिडेंट शी का आइडिया था कि एक नेटवर्क के ज़रिए जो दुनिया की 140 इकॉनमीज़ हैं उनको आपस में कनेक्ट किया जाए, और उसमें जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था। उसके तहत हमने देखा कि बहुत से मेगा प्रोजेक्ट्स, खास करके तवानाई के मंसूबे वो पाया तकमील तक पहुंचे। जो रोड नेटवर्क्स हैं उस हवाले से बड़े मंसूबों पर काम हुआ। इसमें एक जो बड़ा मंसूबा जो सी पैक की अगर आप बात करें, जिसे गेम चेंजर भी कहा जाता है, वो था मेन लाइन रेलवे का प्रोजेक्ट, यानी कि पाकिस्तान का जो एक पुराना फरसूदा रेलवे का निज़ाम है उसको मॉडर्न लाइन्स के ऊपर अपग्रेड करना था। लेकिन शहबाज, इसके बारे में हम कई दफ़ा डिस्कशन कर चुके हैं कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ये जो एक आप समझ सकते थे कि सी पैक का भी एक समझ लें कि फ्लैगशिप प्रोजेक्ट होता, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता, उस पर काम नहीं हो सका। और हमने देखा कि फिर पिछले साल अक्टूबर में कैसे इसकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ गई। लेकिन इंटरेस्टिंगली अब सुने कि खबर ये है कि दो के प्रोजेक्ट जितना डिले होता है पाकिस्तान में, तो यही रिवायत है कि उसकी कॉस्ट बढ़ती जाती है और लेजिटिमेट रीजंस भी होती हैं। अब सुना है कि पाकिस्तान और चाइना आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि इसकी किसी तरह इसकी कॉस्ट को कम किया जाए और इस तरह का मंसूबा या रीडिज़ाइन किया जाए कि इस पर बिलाखिर जो है काम शुरू किया जा सके और इस पर अमल दरामद हो सके। कामरान, 2013 से 2023 तक हमें बताया गया कि सीपैक जो है गेम चेंजर है। पाकिस्तान की जो डेस्टिनी है वो सीपैक चेंज करेगा। पाकिस्तान में जो री इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो उसका जो आगाज़ अब दोबारा होगा वो सीपैक से होगा। अब हमें बताया जा रहा है कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है ये पाकिस्तान की जो डेस्टिनी है चेंज करेगी। दो बहुत अहम बड़े इनिशिएटिव्स, एक पिछले 10 सालों में और एक का जो फ्यूचर है अभी आगे नजर आएगा। अभी उसको तकरीबन 6 माह हो गए हैं SIFC को। जब इस तरह के स्पेशल इनिशिएटिव्स आती हैं और जो पूरी कौम की तकदीर एक खास मंसूबे से, इरिस्पेक्टिव वो कितना अच्छा या कितना बड़ा है उसकी हम बात नहीं करें, जब लगा दी जाती है तो फिर इससे एक बात वाज़ेह हो जाती है कि निज़ाम जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा। किसी एक मखसूस सिमत में जब देखा जाता है इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें ठीक होने वाली हैं, और यही सूरत हाल इसकी सीपैक की थी। हमने हमेशा दूसरों की तरफ देखा कि वो आएंगे, हमारे मसाइल को हल करेंगे। फ्रेंडली कंट्रीज वो बड़ी अच्छी एडवाइस भी पाकिस्तान को देती हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाइना हो, मुत्तहिदा अरब अमारात हो, या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कुछ एडवाइस अच्छी होती है। लेकिन जो एडवाइस लेने वाले होते हैं उनके अपने कुछ इंटरेस्ट होते हैं, इस वजह से इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आगे नहीं बढ़ते। आपने ML1 का जिक्र किया। दिस इज द ओनली प्रोजेक्ट इन द सीपैक जिसको स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया बाकायदा तौर पे एज पर द सीपैक फ्रेमवर्क जो पाकिस्तान और चाइना ने 2014-15 में साइन किया था। ये प्रोजेक्ट पिछले 5 से 6 साल की ताखीर का शिकार हो चुका। अभी तक इस पे काम का बाकायदा आगाज नहीं हुआ। इनिशियली जब ये प्रोजेक्ट प्लान हुआ था तो उस वक्त इसकी कॉस्ट थी कुछ $6.8 अरब एस्टिमेटेड कॉस्ट थी। फिर इसका बाकायदा जो अप्रूवल है वो दिया गया जुलाई 2020 में। इसका बाकायदा इसकी जो मंजूरी थी वो PTA के टाइम पे $6.8 अरब पे दी गई। इसके बावजूद ये प्रोजेक्ट आगे नहीं चल पा रहा था। उसकी दो वजूहत है। चाइनीज को इसकी कॉस्ट के ऊपर भी इतराज था और उसके साथ ही उनको फाइनेंसिंग जो एग्रीमेंट था वो हम नहीं उसके तक पहुंच पा रहे थे। तो फिर इसके अंदर एक रिवीजन आती है अक्टूबर 2022 में, जस्ट बिफोर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने जाना था चाइना, उसे जाने से पहले इसको इमरजेंसी में रिवाइज किया गया और इसकी जो कॉस्ट है उसमें 45% इजाफा करके $9.9 अरब कर दी गई। लेकिन फिर भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी। नाज़रीन, खबर यहाँ पे ये है कि अब पाकिस्तान और चाइना जो हैं वो दोनों इस बात पर डिस्कशन उसका बाकायदा आगाज हो चुका है कि किसी तरीके से इस मंसूबे की जो लागत है उसको $9.9 अरब से कम करके तकरीबन $6.7 अरब कर दी जाए। इसमें जो सेविंग बनेगी वो $3.2 अरब या 1/3 उसमें उसकी जो लागत है उसमें कमी आ जाएगी। क्यों की जा रही है और कैसे की जा रही है? ये इसलिए की जा रही है कि पाकिस्तान की जो इस एक्सटर्नल सिचुएशन है डेट की वो इतनी नहीं अच्छी कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा कर्जा ले सके। अगर ये $9.9 अरब का प्रोजेक्ट था तो इसमें $8.6 अरब कम से कम हमें चीन से कर्जा चाहिए था। तो अब उसकी जो कॉस्ट है इसमें 1/3 जब कमी हो जाएगी तो अभी भी अगर $6.7 अरब पे अगर इत्तेफाक हो जाता है तो फिर भी तकरीबन $5.8 अरब का इसमें चीन का कर्जा शामिल होगा। ये कैसे किया जा रहा है? इसमें जो ऐसा नहीं है
कि प्रोजेक्ट का स्कोप वही रहेगा, उसके बावजूद उसकी कॉस्ट में 3.2 अरब डॉलर की कमी आ जाएगी। 3-4 बड़े इसके एस्पेक्ट्स हैं। नंबर 1, इसका जो डिज़ाइन है उसको अब तब्दील करने की बात हो रही है। पहले जो रेलवे ट्रैक था उसकी स्पीड 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उसको बनाने का प्लान था। अब बात ये हो रही है कि 160 की बजाय अगर इसको 120 किलोमीटर पर आवर के ऊपर रेलवे की उसकी जो ट्रेन है उसकी स्पीड अगर कर दी जाए तो उससे कॉस्ट की सेविंग आएगी। फिर इसके डिजाइन में इसके अलावा भी और भी चेंजेस आ रही हैं। जो कुछ फ्लाईओवर्स बनने थे, अंडरपासेस बनने थे, ब्रिजेस बनने थे, उसको भी इस प्रोग्राम के स्कोप से निकालने की बात हो रही है। और थर्डली, एग्जिस्टिंग जो रेलवे का नेटवर्क है उस पर वक्तन फवक्तन खर्चा होता रहा है। जो एग्जिस्टिंग सिग्नल है रेलवेज का उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट माजी में हुई है, तो वो इसमें जो इसका जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसपे पहले कोई इन्वेस्टमेंट हो चुकी है उसके ऊपर कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएगी। तो इस तरीके से भी ये बात हो रही है। इस पर कामरान हतमी फैसला नहीं हुआ कि इसके ऊपर फाइनल क्या कॉस्ट होगी। एक मीटिंग हुई थी 26 सितंबर को बीजिंग में, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसका वहां पे इजलास हुआ, उसमें ये बात डिस्कशन में आई। वहां पे फिर ये तय पाया कि बाय 31 अक्टूबर चीन जो है वो पाकिस्तान को रिवाइज्ड, इसका जो रिवाइज डिजाइन होगा वो शेयर करेगा, और जब रिवाइज डिजाइन के ऊपर एग्रीमेंट हो जाएगा फिर उसके बाद इसकी फाइनेंसिंग और बाकी मामला के ऊपर जो वो बात आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, इसमें आई थिंक इसको ड्यू डिलिजेंस यकीनी तौर पे होनी चाहिए। अब जो ताखीर तो होनी थी वो तो हो गई, क्योंकि पाकिस्तान का जो रेलवे का निज़ाम आपको पता है कि ब्रिटिश इरा का निज़ाम है और इसकी अपग्रेडेशन की तो बहुत पहले की ज़रूरत थी। अब इसमें आई थिंक ये देखना पड़ेगा कि सिर्फ कॉस्ट कटिंग के लिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर अगर हम जो एक रिवाइज प्लान पे अमल दरामद करते हैं और वो जो मेन लाइन रेलवे का मंसूबा अगर पाया तकमील तक पहुंचता है और 10 साल के बाद या 20 साल के बाद फिर वो एक आउटडेटेड हो जाए, तो आई थिंक इन चीज़ों के ऊपर भी गौर करने की ज़रूरत है। क्योंकि दुनिया में आपको पता है, खुद चाइना के अंदर, जापान, यूरोप चले जाएं, इवन हमारे जो नेबरिंग इंडिया है वहाँ पर भी अब जो रेलवे का जो निज़ाम है वो बड़ा एडवांस हो चुका है। तो क्या हमें ये देखने की ज़रूरत है कि अगर आप, क्योंकि आजकल आपको पता है कि टाइम इज़ मनी, आप स्पीड उसकी अगर कम कर रहे हैं तो क्या फिर उससे हम उस तरह का एडवांटेज ले पाएंगे? क्योंकि पर्पज़ यहाँ पर यह है कि आपने वक्त जो है वो, क्योंकि इससे लोगों की आमदरफ्त के साथ साथ, क्योंकि कराची से लेके खैबर तक ये पूरा लाइन है, तो उसमें जो गुड्स की तरसील है उसको भी तेज़ तर बनाना है। तो इस हवाले से कोई डिस्कशन हो रही है कि इंटरनल असेसमेंट कर रहे हैं कि क्या अगर कॉस्ट कट करके जो लॉन्ग टर्म उसका हमें क्या बेनिफिट होगा? ये भी देखने वाली बात है। देखिए, इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि जो मौजूदा हालात है पाकिस्तान रेलवेज की, वो अपनी पेंशन खुद अदा नहीं कर सकता। वफाकी हुकूमत हर साल पेंशन के जो पैसे है वो वफाकी हुकूमत अपने बजट से देती है रेलवेज को। पाकिस्तान रेलवेज की कोई प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं है, उसके कोई अकाउंट्स नहीं है, और उसके ऊपर अब 10 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट शुरू कर दें जिसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी के ऊपर भी सवालात आ जाएं। ट्रैक के ऊपर ट्रैफिक है वो क्या इतनी है नहीं है, कार्गो जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हमारी जो 1917 ऑनवर्ड जो पॉलिसी थी, हमने डेलिबरेटली कार्गो को ट्रकिंग पे शिफ्ट किया बजाय ट्रेन को प्रमोट करने के। ट्रकिंग में प्राइवेट ट्रकिंग भी थी, नेशनल लॉजिस्टिक सेल की भी ट्रकिंग थी जो आर्मी का ही एक विंग है ट्रांसपोर्ट का। तो इन सब को उसके एट द एक्सपेंस ऑफ पाकिस्तान रेलवेज। तो आज रेलवेज की हालत नहीं है कि वो ये जो अभी अगर 7 अरब डॉलर का भी तकरीबन मंसूबा हो जाता है मंजूर, अभी एक तो हतमी तौर पर हुआ नहीं है, अभी तो बात चल रही है, तो क्या इतनी भी इसकी रेलवे की कैपेसिटी है वो कर सके या नहीं? क्या 2 फैक्टर्स इसके अंदर बड़े इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, जब ये 9.9 अरब डॉलर, ये तकरीबन 10 अरब डॉलर ही बन जाता है, जब उस वक्त इसकी कॉस्ट बढ़ाई गई तो जो प्लानिंग कमीशन का जो ट्रांसपोर्ट विंग है उस वक्त उन्होंने इनको एक प्रपोजल दिया था कि जो इसके अंदर कुछ ऐसी कॉस्ट डाली गई है जिसको आप निकाल दें तो तब बगैर उसका स्कोप चेंज किए हुए प्रोजेक्ट की कॉस्ट 7 अरब डॉलर से कम रहेगी। उन्होंने जो लोकल कंपोनेंट्स हैं, जैसे आपको यहाँ पे सीमेंट चाहिए होगा, यहाँ पे लेबर चाहिए होगी पाकिस्तान से, कुछ और चीजें जो आपको चाइना से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्होंने कहा जी एक तो इसको अगर आप कर दें तो इसलिए आपको फिर उसमें अच्छी खासी वो सेविंग्स दिखा रहे थे। फिर जो कंटेंजेंसीज होती हैं, अगर ये जो प्रोजेक्ट है वो इसको टन की बेसिस के ऊपर है कि वो बना के वो देंगे, तो उसके अंदर वो 10 या 15% आपने कंटेंजेंसी की कॉस्ट डाली, विच मीन्स कोई 1 से 1.5 अरब डॉलर वहां से सेविंग्स है, तो वो हो सकती है। ये बात यहाँ पे वाज़ेह है कि अभी हतमी तौर पर इसके डिजाइन की मंजूरी नहीं हुई, अब ये बात डिस्कशन में आ रही है। लेकिन जो मैं एक चीज, अगर आप मुझे इजाजत दें, आप बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि रेलवे की जो हालत है और बाकी भी जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, रेलवे की आपको पता है कि हजारों एकड़ अराजी है, बड़ी प्राइम जो है उनके पास लैंड भी है। अब ये जो निगरान हुकूमत है बड़ा फास्ट ट्रैक बेस के ऊपर, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, ये चीज़ों के ऊपर जा रहे हैं, तो क्या इसके ऊपर कभी किसी ने गौर नहीं किया कि जो रेलवे की इतनी कीमती अराजी है और कई जगहों पर तो आपको पता है लोगों ने कब्जा भी कर रखा है,
कि उसको इस्तेमाल करते हुए कभी इस बारे में असेसमेंट हुई है कि उसकी कितनी वैल्यू है कि उसका कुछ हिस्सा बेच के किसी तरीके से इसमें इन्वेस्ट कर लिया जाए अपग्रेडेशन का? देखिए, वो इसके ऊपर माजी में प्रपोजल्स बनते रहे हैं, बल्कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लेवल तक ये बात आई है कि जिसका जो आप प्रोडक्टिव कमर्शियल यूज करके इस लैंड का, और अभी भी ये बात हो रही है कि आप इस लैंड का प्रोडक्टिव यूज करें और इसको बेचकर या इसका कमर्शियल इसका यूज करके आप इसमें अपना जो है प्रॉफिट आप वहां से गेन कर सकते हैं, उसके अपने जो लॉसेज हैं रेलवेज के उसको कंपनसेट कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का जिस तरह का निज़ाम है उसमें इस तरह के जो प्रपोजल्स हैं उसको कराने में बड़ा वक्त लग जाता है, और जो लैंड की जो सेल है इसमें बड़े इश्यूज है पाकिस्तान के अंदर। अब जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, इसके ऊपर कल बात करेंगे, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर डिटेल प्रोग्राम इंशाल्लाह हम कल करेंगे, उसमें वो क्यों ड्रॉप हुई, उस पर एक वजह यह भी थी कि लैंड की टाइटलमेंट जो है वो किसी और के नाम पे है, जमीन किसी और के नाम पर है, इस्तेमाल किसी और की, या इवन कि अगर रेलवेज की जमीन है उसकी नाम भी उसके कब्जा किसी और ने किया हुआ, जैसे आप रेफर कर रहे हैं, तो इसमें ये चीजें। बट एक 11th JCC भी हुई थी, उसकी अक्टूबर में थी, उसके मिनट्स अभी साइन हुए एंड ऑफ जुलाई में। उसके अंदर इसके ऊपर ML1 के ऊपर इत्तेफाक नहीं हो सका था। उसकी इत्तेफाक ना होने की वजह यही थी कि चाइनीज ऑब्जेक्शन इसकी कॉस्ट और फाइनेंसिंग के ऊपर थे। वो कहते हैं फाइनेंशियली वायबल इसको करें, इतना बड़ा प्रोजेक्ट विश लिस्ट आप लोग लेके आ जाते हैं, आप इसको कमर्शियली वायबल तो करें, आप चला कैसे लेंगे, इसको पैसा कहां से वापस करेंगे। ये 2 साल पहले चाइना ने ये कमेंट किया था कि पाकिस्तान की जो डेट की सिचुएशन है वो ऐसी है कि आप इतना बड़ा कर्जा नहीं ले सकते। इसके बावजूद हम एक फॉरेन लोन के ऊपर गए। इसके अंदर एक ऑप्शन ये भी हो सकती है कि बजाय सारा जो लोन है हम चाइना से लें, आप जो कंसेशनल फाइनेंसिंग है वर्ल्ड बैंक या ADB से भी ले सकते हैं। बल्कि ओरिजिनली जब ये ML1 का प्रोजेक्ट कंसीव हुआ था 2013 में, तो उस वक्त इसके अंदर ADB की भी कुछ $2 अरब की फाइनेंसिंग इन्होंने प्लान की थी। वो फिर चाइनीज के कहने पे फिर हमने वो ADB को उसमें एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि फिर प्योरली हम इसको CPEC के फ्रेमवर्क के अंदर ले गए थे। अभी इसमें 2-3 चीजें, एक तो डिजाइन वाली बात अपनी जगह पे है, इसकी जो ग्राउंड ब्रेकिंग है पाकिस्तान फौरी चाहता है। चाइनीज ये कह रहे हैं कि पहले आप एक तो डिजाइन को रिवाइज कर लें, फिर इसका अप्रूवल ले लें, फिर फाइनेंसिंग के ऊपर एग्रीमेंट कर लें, तो फिर आप ग्राउंड ब्रेकिंग की तरफ जाएं। इसके ऊपर आप जल्दी ना करें। तो फीता काटने में आपको पता है ना कि इसमें माहिर है कि एक ऑप्टिक्स आ जाए, इमेज आ जाए, जो पता है कि शहबाज शरीफ साहब ने एज अ प्राइम मिनिस्टर गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया था, याद है आपको, आखिरी दिनों में? जी बिल्कुल, वो गवादर गए थे। एक इसी हफ्ते मीटिंग हुई है प्लानिंग कमीशन में, उसमें जो गवादर के प्रोजेक्ट्स हैं उसका रिव्यू है, दस्तावेज मेरे पास है, दिखा देंगे अगर ये कहेंगे तो। ग्वादर एयरपोर्ट के ऊपर अभी तक जो काम मुकम्मल हुआ है 76% हुआ है, और हमने जाके उसका रनवे पहले ही कर, ठीक है। तो ये जो फीता काटने वाली बात है, इसकी एक और छोटी सी एग्जांपल, बड़ी माइक्रो एग्जांपल है। इस्लामाबाद में 2 प्रोजेक्ट्स बने हैं, एक रावल डैम का फ्लाईओवर बना है और एक बना है बारागांव का। ये दोनों प्रोजेक्ट्स उसकी इतनी थर्ड क्वालिटी का वहां पे काम हुआ है। रावल डैम का जो फ्लाईओवर है, उसका जो अंडरपास और फ्लाईओवर है, उसका एक पोर्शन बैठ चुका है, उसको एक दफा ये रिपेयर कर रहे हैं, आज अभी भी रिपेयर हो रहा है, 2-3 माह से, और मुकम्मल नहीं हो रहा। जो बारागांव का आपका फ्लाईओवर बना है, उसकी क्वालिटी के ऊपर पता नहीं इनको शक है या क्या है, हैवी ट्रैफिक उसकी तरफ जाने नहीं दे रहे, और जो ट्रैफिक की उन्होंने स्पीड रखी हुई है गाड़ियों की भी, कारों के लिए भी, कुछ जगहों पे 30 किलोमीटर पर आवर, कुछ जगहों पे 40। क्यों? क्योंकि कुछ वहां पे मसला है, और जो सड़क है वो भी बैठ गई है। और शहबाज शरीफ साहब ने खास तौर पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया था इसकी कंप्लीशन में। तो NLC का इसमें कितना कसूर है, नहीं है, वो बात की बात है। जब आप पुश करते हैं ना कि मैंने इफ्तिताह करना है अपने हुकूमत के इख्तिताम से पहले, तो फिर उसका नुकसान होता है। और जब आप अरबों डॉलर मंसूबे की बात कर रहे हो तो उस पर तो फिर आपको फिर बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए। और शायद ये एक इम्पॉर्टेंट नुकता है कि हमें शो ऑफ करने की बड़ा शौक है। और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी हवाले से बात करेंगे। एक जो प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर हैं फवाद हसन फवाद, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे हैं PMLN के दौर में, और समझा जाता था कि वो ट्रबल शूटर थे जो CPEC की अगर आप बात करें। उन्होंने कुछ अपना कैंडिडेट ख्यालात का इजहार किया है इस हफ्ते रिगार्डिंग CPEC के क्या वाकई पाकिस्तान ने अचीव किया है, CPEC के जो मंसूबे थे पूरी तरह फायदा उठाया। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें, ब्रेक से पहले शहबाज भी जिक्र कर रहे थे कि जब इस मंसूबे का आगाज हुआ तो हमारी सियासी क़यादत हो, अदरवाइज लोग हों, इसे गेम चेंजर उन्होंने कहा, और कहा कि अब तो पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता, और अरबों डॉलर की सरमायाकारी और बड़े बड़े मंसूबे और पता नहीं क्या क्या। अब जैसे क्योंकि 10 साल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को हो गए हैं, और इसी तरह से 2014-15 में CPEC का भी आगाज हुआ था, इसको भी 9 साल हो गए हैं। तो शहबाज, इंटरेस्टिंगली इस हफ्ते फवाद हसन फवाद जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जब ये CPEC का आगाज भी हुआ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के, और उनके बारे में एक बात कही जाती है कि वो जो CPEC बिल्कुल वो
अगर कोई भी इशू चीन के साथ आता था तो वो डायरेक्ट उनका चीन की क़यादत के साथ रब्ता था, वो ब्रीफकेस उठाते थे, रातों रात बीजिंग पहुंच जाते थे कोई भी इशूज़ को सेटल। इंटरेस्टिंगली आप ही की स्टोरी है, एक इस्लामाबाद में तकरीब के दौरान उन्होंने बड़ा कैंडिडली और ओपनली CPEC के हवाले से बात की है। और हमारे यहाँ एक ट्रेंड तो है कि हम इल्ज़ाम दूसरों पे डालते हैं, लेकिन उन्होंने जो बात की है, मैं तफसील आप बताएंगे कि जो अगर हम एक तो बात वाज़े कि एक ट्रू पोटेंशियल अभी तक पाकिस्तान उससे फ़ायदा उठा नहीं सका, और क्यों नहीं उठा सका उसका तमाम ब्लेम उन्होंने पाकिस्तान को दिया। डू यू एग्री विद दिस असेसमेंट? एब्सोल्युटली 100%। देखिए, कल 2 इवेंट्स थे, एक 5 स्टार होटल में प्राइवेट में, एक साइड पे एक इवेंट था के ट्रेड वालों ने करवाया था, जो खादम अली शाह बुखारी है, उनकी कंपनी है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म है, जिसके ऊपर फवाद हसन फवाद साहब ही वाज द चीफ गेस्ट, और उन्होंने जो रियलिटी एक चेक दिया है ना, वो वहाँ पे एक जो प्राइवेटली ऑर्गेनाइज इवेंट था वहाँ पे, और उससे थोड़े से फासले पे 50 मीटर के फासले पे एक प्लानिंग कमीशन का एक इवेंट था सेम CPEC के ऊपर, और उसमें वही खुशनुमा बातें और बड़े बड़े दावे और पता नहीं क्या क्या वो वहां पे बताया जा रहा था, जिसका शायद पाकिस्तान की रियलिटी से। तो इस्लामाबाद के एक होटल के 2 कॉर्नर्स के ऊपर एक साइड पे एक रियलिटी चेक दिया, दूसरी साइड पे वही बातें जिसकी वजह से आज हम जहां पे खड़े हुए हैं। और इस मुल्क का प्रॉब्लम ये है, और हमारी कौम का भी, हमारे हुक्मरानों का भी, और तमाम स्टेक होल्डर्स का, ये जो बुरी चीज होती है ना उसको कारपेट के नीचे कर देते हैं, ऊपर कारपेट डाल दो, देखी जाएगी जब टाइम आए, और जब वो ब्लास्ट होता है तो फिर मीडिया के ऊपर ये चढ़ दौड़ते हैं कि मीडिया ने ये क्या कर दिया। आप प्रॉब्लम को डायग्नोस करें, उसको आइडेंटिफाई करें। जो दुश्मन होता है ना, उसको भी आप उस वक्त हरा सकते हैं जब आप उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको पूरी तरीके से आप समझ लेते हैं कि ये क्या कुछ कर सकता है आपके साथ। तो जब आप आंखें बंद कर लेंगे कि हम ही सब कुछ है दुनिया में, तो फिर क्या होता है वो बताया फवाद हसन फवाद ने। नाज़रीन, कल इवेंट था उनका इस्लामाबाद में, तो है प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर, चूंकि जैसे अभी कामरान कह रहे थे 2013 से 2018 में वो CPEC के ट्रबल शूटर भी थे, फोकल पर्सन भी थे। ही वाज डीलिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। जब भी कोई मसला होता, किसी भी प्रोजेक्ट को जहाज पकड़ते थे प्राइम मिनिस्टर का, या चीन पहुंच जाते थे, चीन वालों को बुला लेते थे, तो उस वक्त बड़ी फेमस बात थी। ऑल्दो फ्रंट पे जो नजर आते थे उस वक्त एहसन इकबाल थे, जो प्लानिंग के मिनिस्टर थे। किस्सा मुख्तसर ये, उन्होंने अपनी बड़ी कैंडिड स्पीच दी और उसमें सोल सर्चिंग थी। वो स्पीच ऐसे नहीं थे वो किसी को क्रिटिसाइज कर रहे थे, वो बता रहे थे कि हम क्यों CPEC जो क्यों कामयाब नहीं हो सका, और वो माजी की बात कर रहे थे, मुस्तकबिल की बात नहीं कर रहे थे। और जब वो क्रिटिसाइज कर रहे थे इन चीजों को, वो देख रहे थे, बात कर रहे थे, उसमें अपने आप को भी वो रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे थे। ही वॉज नॉट जस्ट पुटिंग द ब्लेम ऑन ऑल द अदर एलिमेंट्स, बल्कि उन्होंने खुद को भी जो उनका की रोल था, वो बताते रहे कि हम सब इसके जिम्मेदार हैं, कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी उनकी इस चीज की जिम्मेदार नहीं, कोई एक शख्स जिम्मेदार नहीं है। बॉटम लाइन ये थी, उन्होंने कहा कि जितना भी CPEC का और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, जिसके अंदर जो CPEC जिसका फ्लैगशिप है, उसका जो पोटेंशियल था, पाकिस्तान सिर्फ उसका 20% भी हासिल नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सकता, उसके ऊपर आगे जाके बात करते। बट उन्होंने एक बड़ी एक एग्जांपल दी उन्होंने कि तकरीबन 1200 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट चाइना ने BRI के जो प्लेटफॉर्म से इनिशिएट किए, उनके प्रोजेक्ट्स कितने थे? 3000। और पाकिस्तान में कितने प्रोजेक्ट मटीरियलाइज हुए? सिर्फ 25 अरब डॉलर के। तो अब यहां से आप अंदाजा लगा लें कि पोटेंशियल कितना बड़ा है। ऐसे वक्त में जब BRI लॉन्च किया गया, जो उस और पाकिस्तान उसका फ्लैगशिप था, दुनिया देख रही थी पाकिस्तान की तरफ, और पोटेंशियल क्या हम सिर्फ 20% भी हासिल नहीं कर सके। ये सबसे बड़ी हमारी नाकामी थी। और क्यों हम नाकाम हुए? इसलिए कि आपने प्रोजेक्ट्स जो पहले थे वो तो कर लिए, जो आपकी एनर्जी की रिलेटेड थे, आपके कुछ रोड्स के मेजर प्रोजेक्ट्स थे, वो आपने कर लिए, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आई वो शूट होती रही, ट्रबल्स। जो एक्चुअल जहां से आपको बेनिफिट होना था वो था स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनने थे पूरे पाकिस्तान में, एटलीस्ट एक हर सूबे में और एक वफाकी दारुल हुकूमत में। और वहां पे चाइना ने अपनी जो इंडस्ट्री थी, जो वहां पे सनसेट इंडस्ट्री डिक्लेयर हो गई थी, बिकॉज चाइना में उनका लिविंग स्टाइल चेंज हो गया था, उनके कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ी, तो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जो उन्होंने रीलोकेट करनी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें पाकिस्तान उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी थी। लेकिन उसके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन का बनना जरूरी था। कामरान वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बना सके। उन्होंने ये हमारी सबसे बड़ा फेलियर है। उन्होंने जब ये हम CPEC बना रहे थे 2013-14 में, उसे जब हम प्लानिंग कर रहे थे, तो हमें पता था इसका जो इमीडिएटली हमारे ऊपर एक लोड आएगा, उसकी वजह से 2019 में एक एक्सटर्नल सेट का क्राइसिस आएगा। आपने देखा 2018 में करंट अकाउंट का खसारा है और 19 अरब डॉलर से ज्यादा हमारा करंट अकाउंट का खसारा था। जब हमने कहते प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, तो सोल्यूशन हमें चाइनीज ने दी। और सोल्यूशन ये था कि आप 2015 से 2020 के दरमियान का जो पीरियड है, उसमें आपकी सालाना जो एक्सपोर्ट्स हैं, उसमें आप 20 से 25 अरब डॉलर हर साल इजाफा करेंगे।
इस सारे अरसे में अगर आप उस वक्त $20 अरब पे खड़े हुए थे तो आपको इसको $40 से $45 अरब पे लेके जाना। तो अगर ये $40 से $45 अरब पे चला जाता, आपकी जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ऑब्लिगेशंस थी, आपकी डेट रिलेटेड ऑब्लिगेशन वो मीट हो जाती, और जिस क्राइसिस में फंस गया पाकिस्तान वो क्राइसिस ना होता। लेकिन हम चूंकि बातें करते हैं, काम नहीं करते, और हम यहाँ पे खड़े हैं। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखें दो के चाइना और पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, बट अगर इनका आप मिजाज देखें ना, ये पोल्स अपार्ट है। चाइना देखें कोई भी काम करता है, उनकी सक्सेस का एक राज ये है, वो ये है कि वो बड़ा खामोशी से वो काम करते हैं। मेरे ख्याल में बहुत से लोगों को हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि चाइना की जो सक्सेस का राज है, आज दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है, एक ग्लोबल पावर है। 30 साल मेरे ख्याल में लोगों को ये नहीं पता होगा कि 30 साल नॉन स्टॉप एवरी ईयर, और वो कहते हैं कि ये दुनिया में कभी शायद मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसा हुआ नहीं, एवरेज उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 10 से 11% रही। लेकिन कभी आपने सुना उन्होंने ढंढोरा पीटा हो कि देखिए जी हमने ये गैर मामूली काम कर दिए। 30 साल तक वो खामोशी से लगे रहे, और जब वो देखा कि आहिस्ता आहिस्ता कैसे उन्होंने एक एक करके जर्मनी, जापान, बाकी दुनिया की मईशतों को पीछे छोड़ा, और जब खुद ब खुद लोगों को पता लग गया कि ये चाइना में क्या खामोश इनकलाब आया है। और फवाद साहब ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग वो बात की है कि चीन के सदर ने पाकिस्तान को कुछ नसीहतें भी की थी, दो कि उन्होंने एलेबोरेट नहीं किया, मतलब एलेबोरेट में इसलिए नहीं कर रहा कि आप खुद जाके पढ़े उन्होंने क्या नसीहत है, बोला उन्होंने वहां पे। बोला, लेकिन आई कैन स्पेकुलेट। उसमें सबसे बड़ी बात तो ये कि जी वही वाले जो उनका फार्मूला है कि ये हम आपके साथ काम कर रहे हैं, आपको ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है, खामोशी से काम करते हैं। इकबाल ने और सब ने मिलकर ढिंडोरा पीटा। और उससे नुकसान आपको पता है क्या हुआ कि जब आपने कहा कि सी पैक गेम चेंजर है, बड़ा स्ट्रेटेजिक मंसूबा है, फिर हम कहते हैं कि इंडिया हमारे खिलाफ हो गया, मगरबी ताकतें खिलाफ होंगी, क्योंकि आपने खुद ही उनको बता दिया कि पता नहीं यहां पे क्या होने लगा है। दूसरी नसीहत मुझे लगता है कि उन्होंने यही की होगी कि आप फिलहाल फोकस करें अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स पे, इंटरनल वीकनेसेस पे, अपने आप को स्ट्रेंथन करें, और जब आप मुआशी और सियासी तौर पर मजबूत हो जाएंगे तो फिर आप अपने जो पड़ोसी मुल्क हैं, भारत है या बाकी के साथ अगर आपके इश्यूज हैं, तब उनको वो टेक करें कि खामोशी के साथ आपने जो काम करना है वो करें। तो मुझे लगता है कि हमने उनकी कोई भी जो नसीहत है उस पर अमल दरामद नहीं किया, और नतीजा हमारे सामने, और आज भी सबक सीखा नहीं, क्योंकि आप जिक्र तो कर रहे थे कि एग्जैक्टली दूसरे हॉल में जो सरकारी इवेंट था उसमें वही काम चल रहा था। कामरान अभी ब्रेक लेने, लेकिन नाज़रीन वेरी क्विकली एक चीज जो उन्होंने वहां पे की और सबको पता है, समटाइम्स आपको रियलाइज करवाना पड़ता है। फवाद साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान के जो सियासतदान और हम सब लोग जिसमें शामिल हैं, हमने अभी तक अपने जो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको, जो हमारे सियासी मफादात हैं, उससे अलहदा करके देखना नहीं सीखा, और उसकी वजह से नुकसान ये हुआ कि जितनी सरमायाकारी चीन पाकिस्तान में कर सकता था उसे 2 से 3 गुना कम सरमायाकारी हुई। दिस इज द कॉस्ट ऑफ द पॉलिटिकल जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसकी वजह से। कंपेयर टू दिस, इंडोनेशिया में चाइनीज इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ी पिछले 10 साल में, वो भी देखने की जरूरत है। यहां पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, तो ब्रेक के बाद बात करेंगे जब हमने कुछ नहीं किया पिछले 10 साल तो आज हम कहां खड़े हैं और इसकी हमें क्या कीमत अदा करना पड़ रही है। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। जैसे ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे कि सी पैक से किस तरीके से हमने पूरी तरह फ़ायदा नहीं उठाया, और शहबाज अगर हम वाकई उससे फ़ायदा उठा लेते और जो सरमायाकारी चीन ने पाकिस्तान में की थी और उससे पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर होती और एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ती, तो आज ये रोना ना होता कि हम कर्जा कैसे वापस करेंगे, जिसकी तरफ IMF ने भी इशारा किया है। बावजूद इसके कि कुछ हफ्तों से कुछ स्टेबिलिटी तो जरूर आई है, रुपए की कदर में बेहतरी आई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ शायद टेम्परेरी ये चीजें हो सकती हैं। मुझे बातें याद आ जाती हैं आप जब बात करते हैं। एहसन इकबाल साहब प्लानिंग के मिनिस्टर थे, तो उन्होंने जो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करवाई और लॉन्च भी की जाने से पहले 5 E's का उन्होंने इसको नाम दिया, हाउ टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स 5 E's। रिपोर्ट का जब पहला ड्राफ्ट मेरे पास आया और मैंने उसको पढ़ा, मुझे किसी सोर्स ने भेजा लॉन्चिंग से पहले कि ये फर्स्ट ड्राफ्ट है, ये देख लो, तुम खबर कर लो अगर करनी है तो। यकीन माने मैं सर पकड़ के बैठ गया, ये रिपोर्ट है प्लानिंग कमीशन की। और मैंने पता कि किसने लिखी है, उन्होंने कोई यंग डेवलपमेंट फेलोज आए थे, उनके जिम्मे लगा दिए कि उन्होंने ये रिपोर्ट लिखी। मैंने किसी को मैसेज किया, मैंने कहा ये स्टोरी करनी है, उन्होंने कहा यार अभी स्टोरी ना करो, हम इसको इंप्रूव करते हैं। ये आपने काम करना तो दूर की बात है, जो एक आपने रिपोर्ट तैयार करनी उसकी इतनी लो क्वालिटी है या थी, कुछ थोड़ी बहुत उन्होंने बाद में टिंकरिंग की होगी। जब रिश्तेदारों को आप इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे लेके आएंगे तो फिर ये होता है। PMLN की खास जो बात है ना
जब इक़्तिदार में आते हैं ना तो इनको लगता है कि इनके अपने जो ट्रस्टवर्दी लॉयल पीपल है उनके अलावा यहाँ पे काम करने वाला कोई नहीं। बहरहाल बात करते हैं IMF की, इसके जो प्रोग्राम, इसकी जो रिपोर्ट है, 2-3 रिपोर्ट इस हफ्ते आई हैं कामना, और कुछ के ऊपर तो शायद कल भी बात करेंगे। मेन जो उनकी फाइंडिंग आई ना, ये इनका रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक फॉर मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, जिसका पाकिस्तान हिस्सा है, वो पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में रखते हैं। IMF का जो उनकी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिशियल वर्क की, उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा हैं, और उसके मुकाबले में जो इसकी गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो नाकाफ़ी हैं। अब बात कर लेते हैं, वापस चले जाएं 10 साल। 2013 में चाइनीज़ ने हमें कहा था कि 20 से 25 अरब डॉलर अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा लो। आज पाकिस्तान का मसला कितना है? सिर्फ 20 से 25 अरब डॉलर का है। हमने कितना कर्जा वापस करना है? शॉर्ट टर्म 14.5 से 15 अरब। उनकी कैलकुलेशन बेहतरीन, ठीक है। अगर वो पैसा, वो एक्सपोर्ट्स हम बातें ना करते, रिपोर्टों की हद तक ना रहते, नारे ना मारते, और सिर्फ टेक्सटाइल वालों को सब्सिडीज ना देते, कुछ और की तरफ भी देख लेते, इनोवेशन की तरफ जाते, टेक्सटाइल वाले अपनी इंडस्ट्री में इनोवेशन लेके आते, टर्फ के नाम पे सस्ते कर्जे 1% के ऊपर ना देते, यही इंडस्ट्रियलिस्ट जो चंद है पाकिस्तान में, तो आज शायद हम इस जगह पे ना खड़े होते। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट IMF ये कह रहा है, विच इज अ नोन फैक्ट बट दे हैव रीएम्फसाइज्ड इट, कि पाकिस्तान की जो कुल जरूरियात हैं फाइनेंसिंग की इस साल की, वो 21% है उसकी इकोनॉमी के साइज के बराबर। 21%, इसका मतलब है 22,000 अरब रुपया, जिसमें आपका एक्सटर्नल वाला भी शामिल है। और पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी के लिए ये जो रेशो है 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और 6% ऑफ द GDP कितना बनता है आज के रेट के ऊपर? आपकी जो इकोनॉमी का साइज है, नॉट रेट, तकरीबन 6,200 अरब रुपया इजाफी हमारे ऊपर सालाना बोझ है। ये क्यों है? हम एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा सके। ये क्यों है? क्योंकि हमने कंजम्पशन को प्रमोट किया। ये क्यों है? कि हम नारे मारते हैं। हमने CPEC जैसे प्रोजेक्ट को पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का उसकी वजह बना दिया। तो ये एक पार्टी उस वक्त कह रही थी ये पाकिस्तान की तकदीर बदल गई, दूसरी पार्टी कह रही थी कि इससे बुरा मंसूबा नहीं हो सकता। हम वो रिपोर्ट कर रहे थे जो हम ग्राउंड पे देख रहे थे कि मंसूबे जो है वो खटाई में पड़ रहे हैं। खैर, इस रिपोर्ट के अंदर कामरान कुछ और भी चीजें हैं, बट इसमें इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और भी है उनका जो पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो ज्यादा रहेगी, और महंगाई उन्होंने कहा जी जो 2023 में तो 38% पे पहुंच गई थी, अभी ओवर एंड अबव 38% के कुछ लोग कहते हैं कम हो गई, बट वो रेशो अभी 31.5% है सितंबर में। उन्होंने कहा अभी भी हाई रहेगी इस माली साल में भी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अपने जो शरह सूद है उसमें इजाफा करना पड़ सकता है। दिस इज वेरी क्रिटिकल, क्योंकि अगर इसको इजाफा करेंगे तो फिर फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ेंगी। तो एक और इसका एक पैराडॉक्सिकल एक सिचुएशन इसमें बताई हुई IMF ने बहरहाल। लेकिन इसके अंदर एक जो फैक्टर है, ठीक है IMF का, और वो बिल्कुल इकोनॉमिक फंडामेंटल्स तो ऐसे हैं, लेकिन जिस तरीके से अगर आप देखेंगे रुपए की कदर में बेहतरी हुई है, आई थिंक 26 दिनों में कोई 28 रुपए जो डॉलर के मुकाबले में रुपए मजबूत हुआ है। और लोग अब ये भी बातें करेंगे इंटरनेशनल जो मार्केट में ऑयल की प्राइसेस नीचे गई हैं, तो शायद जो अगला रिव्यू आ रहा है उसमें आवाम को रिलीफ मिल सकता है। तो अगर रिव्यू नहीं, प्राइस इंक्रीज, प्राइस रिव्यू की मैं बात डिटरमिन करते हैं, तो उसी रिव्यू साढ़े IMF ना, तो मैं वो प्राइस की बात कर रहा हूँ जो पेट्रोलियम की प्राइसेस रिव्यू होती हैं, तो उसमें डू यू थिंक कि अगर हम इसको सस्टेन करते हैं, अभी तक तो लग रहा है कि शायद सस्टेन कर रहे हैं, और खबरें ये भी आ रही हैं कि जो भी गवर्नमेंट अगली आती है तो जो ट्रैक एक आइडेंटिफाई किया है हमारे यहाँ जो लोग फैसला करते हैं, तो उससे डी ट्रैक नहीं हुआ जाएगा, तो उससे यकीनी तौर पर अगर तेल की कीमतों में कमी आती है, रुपए की कदर और बेहतर होती है, क्योंकि ये दो बड़े, एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर तो महंगाई का एक ये भी है ना, जो रुपए की कदर आपकी कम हुई है, देखिए उससे चेंज हो सकते हैं आदादोशुमार जी, बहुत फर्क पड़ सकता है, आपका सेंटीमेंट चेंज हो जाता है। अखली कहने साहब की खबर है डॉन में कि तकरीबन 30 रुपए के करीब, 38 रुपए शायद उन्होंने 38 रुपए फी लीटर कमी का मतलब ये है कि आपकी प्राइस 300 रुपए से भी नीचे चले। इसका देखिए इसका कैसा एक पॉजिटिव, वो लोग हमें लोग कहते हैं यार पॉजिटिव खबरें दो, तो तुम लोग को एक पॉजिटिव काम करोगे तो पॉजिटिव चीज निकलेगी ना, जब काम ही नेगेटिव हो तो खबर भी नेगेटिव निकलेगी। तो अगर देखिए इसमें एक चीज बड़ी वाज़ेह है, अगर रियासत और रियासती अदारे काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये एक्सचेंज रेट में स्पेकुलेटिव था, हमने हर प्रोग्राम में बोला कि ये जो 286 से ऊपर गया इसको नहीं जाना चाहिए था, वो वापस आया 278 रुपए के ऊपर है $1। तो अगर वहां से आपको गेन हुआ, अगर आप अंदाजा करें 335 ये हो गया था आज से 1.5 माह पहले, तो आज 335 पे तो नहीं रुकना था ना अगर एक्शन ना होता, ये तो 350 भी क्रॉस कर जाता, तो बजाय 350 क्रॉस करने की 238 के ऊपर 78 के ऊपर खड़ा और यहाँ से नीचे जाने की बात हो रही है। पर ये एक है चीज नाज़रीन, इसके रिपोर्ट के अंदर एक और भी चीज है, इस पे कल के प्रोग्राम में बात करेंगे, वो ये है कि कैसे एक पाकिस्तानी बैंकों का और हुकूमत का एक नेक्सस बना हुआ है और उस नेक्सस का अब मुल्क को कैसे नुकसान हो रहा है, ये भी IMF की रिपोर्ट मेरा, लेकिन इस पे अभी हमारे पास चूंकि वक्त नहीं है, इस पे कल बात करेंगे। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। गुज़श्ता हफ्ते अफगानिस्तान में 6.3 मैग्नीट्यूड का ज़ल्ज़ला आया, जिसके नतीजे में कम अज़ कम पहले तो जो अफ़गान हुकूमत है उन्होंने कहा कि 2500 लोग उसमें जहां भाग हुए हैं, लेकिन फिर अपने उस फिगर को रिवाइज़ किया कि उन्होंने कहा कि डुप्लिकेशन हुई थी। 1000 उन्होंने कहा कि इससे ज़ायद लोग जो हैं उसमें जहां भाग हुए और कई जो देहात हैं वो मुतासर हुए। जिस तरह बाकी जो ममालिक थे उन्होंने अफसोस का इजहार किया और इमदाद का ऐलान किया, पाकिस्तान ने भी पड़ोसी मुल्क है अफगानिस्तान का इमीडिएटली अफसोस का इजहार भी किया और इमदाद का ऐलान भी किया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने अनवरुल्लाह काकड़ साहब ने ट्विटर के ऊपर यह कहा कि पाकिस्तान बहुत जल्द जो है वहाँ पर अपनी जो रेस्क्यू रिलीफ टीम्स भी भेजेगा और जो एसेंशियल जो भी उनको आइटम्स चाहिए वो रवाना करेगा। और लेकिन ये ऐलान जब पाकिस्तान ने किया तो उसको आज 5-6 दिन गुजर गए हैं, लेकिन आज तक वो जो फर्स्ट कंसाइनमेंट है पाकिस्तान की वो अफगानिस्तान रवाना नहीं हो सकी। तो शहबाज, इस हवाले से सरकारी तौर पर दोनों तरफ से तो कोई वजाहत नहीं है, लेकिन आज मैंने इस हवाले से खबर भी की थी कि क्या वजूहात हैं कि अभी तक वहाँ पे ये इमदाद क्यों नहीं जा सकी, क्योंकि वरना तो बड़ा सिंपल है, हमारी प्रॉक्सिमिटी है, जैसे ही अनाउंस होता NDMA के पास जो एसेंशियल चीज़ें होती हैं और फ़ौरन वो भेज देते हैं। तो पता ये चला है, 3 वजूहात मुझे पता चली। उन्होंने कहा कि एक तो ये जो मुतासर हुआ था अफगानिस्तान का इलाका सूबा हेरात, वो पाकिस्तान से काफ़ी दूर है, ईरान के साथ उसका बॉर्डर लगता है और उसकी वजह यह है कि वहाँ पर शायद लॉजिस्टिकली पाकिस्तान के लिए पॉसिबल नहीं था कि वहाँ पर इमदाद पहुँचा सके। दूसरी रीज़न ये बताई गई कि उन्हें वहाँ से जो अफगानिस्तान से रिस्पॉन्स आया वो ये था कि जो बाकी ममालिक ने इमदाद वहाँ पर भेजी है तो जो अफगानिस्तान की कैपेसिटी शायद इतनी नहीं है कि उस इमदाद को भी वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके, और इसलिए लेकिन जो उसमें असल खबर है वो खबर यही है कि जो अफगानिस्तान की हुकूमत ने जो पाकिस्तान की टीम जानी थी, पाकिस्तान का जो स्पेशल प्लेन जाना था, उसको क्लियरेंस नहीं दी। अब क्यों नहीं क्लियरेंस दी उसकी वो वजह नहीं बता रहे। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि अफगान तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान की जो मदद लेने से वो इनकार कर दिया। मेरी पाकिस्तान के कुछ जो हुकाम है उनसे बात हुई, मैंने कहा अब क्या पॉसिबिलिटी है, उन्होंने कहा कि पेशकश तो हमारी तरफ से आज भी मौजूद है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब शायद इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि रेस्क्यू और रिलीफ टीम भेजनी थी, और रेस्क्यू और रिलीफ टीम क्या होती है जो इमीडिएटली आप किसी भी कुदरती आफत के बाद आप भेजते हैं, क्योंकि अब रेस्क्यू एंड रिलीफ तो वहां पे खत्म हो गया है। तो इन अदर वर्ड्स पाकिस्तान जो इमदाद भेजना चाहता था वो शायद अब नहीं जाएगी, और उसकी वजह यही है कि अफगान तालिबान की हुकूमत ने वो इमदाद लेने से इनकार कर दिया। कामरान, अपनी बात तो सारी कर दी है, असल बात वही है जो आपने कही है, आखिर वाली जो बात। अब लॉजिस्टिक्स वाली कोई आर्गूमेंट है नहीं। C-130 जहाज है हमारे पास और वो दे कैन कैरी एनी हैवी मशीनरी। ऐसी तो कोई बात नहीं है कि आपने सारा ट्रकिंग पे करना है और वहां पहुंचाना। हेरात बहुत दूर है, जहाज ही जाना था, जहाज ही जाना था ना ईरान को, आपने कोई ट्रक्स तो नहीं भेजने थे ना ईरान के बॉर्डर की तरफ, हेरात की तरफ। तो ये एक खैर है। अब उसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है जो आप भी खबरें भी कर रहे हैं और ये जो आ भी रहा है कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दो बड़े इसमें इरिटेंट्स आ गए ना रिलेशन में। प्राइमरीली जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके जो पाकिस्तान वापस भेज रहा है, और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर अनवरुल्लाह काकड़ साहब उस दिन आप भी थे, तो वो यही बात कर रहे थे कि हम एलियंस का लफ्ज़, वैसे मुझे ज़ाती तौर पर एलियन के लफ्ज़ पे इतराज़ है, हम इंसान है सब, और उनके लिए मेरा ख्याल है कि मुनासिब, क्योंकि पाकिस्तान खुद इस तरह के पाकिस्तान से लोग और दूसरे ममालिक में भी ये प्रॉब्लम्स इस तरह के आते रहते हैं। जिससे जो ज़ल्ज़ले की सूरत हाल पाकिस्तान में थी 2005 में, उसके बाद जो हमने लेसन लर्न किए, टर्की का जो ज़ल्ज़ला था रिसेंटली, तो जब जहाँ पे आपने पहुँचना हो आप पहुँच जाते हैं। असल में इंटरेस्टिंग ये है कि मुझे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप की नौयत अब ऐसी लग रही है जैसे पाकिस्तान और भारत की है। आपको पता है कि यूजली हम भी आई थिंक जो पाकिस्तान में पिछले साल फ्लड्स आए थे उसमें शायद भारत की तरफ से इंडिकेशन थी कि वो भेजना चाहते थे कुछ इमदाद पाकिस्तान के लिए, या जो UN की कुछ एजेंसीज थी, कुछ जो टेंट्स वगैरह, उनको था कि वो वहाँ से इंडिया से प्रोक्योर करें, लेकिन शायद पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो यहाँ पर ये आयरॉनिक है क्योंकि अफगान तालिबान की हुकूमत है, समझा जाता था कि हमारे बड़े क्लोज हैं, अब शायद वो हमारी इमदाद लेने के लिए तैयार नहीं है। और उसकी जो वजह है वो यही है, जो कॉन्टेक्स्ट आपने बताया कि अफगान जो तालिबान की हुकूमत है वो हमसे नाराज़ है, अपसेट है, और उसकी वजह यह है कि जो सीरीज़ ऑफ स्टेप्स हमने लिए, एक जो पाकिस्तान समझते हैं कि गैर कानूनी तौर पर अफगान शहरी पाकिस्तान में मुकीम है वो 31 अक्टूबर तक अपने मुल्क वापस चले जाएं, दूसरा वीज़ा पॉलिसी का जो इजरा है, तीसरा हमने जो काम किया है कि अफगान जो तिजारत करता है पाकिस्तान के रस्ते उस पर हमने नई रिस्ट्रिक्शंस आयद की हैं। और इन तमाम जो इक़दामात की जो बुनियादी वजह है वो ये है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान के साथ ताउन नहीं कर रहे। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान
को न्यूट्रलाइज करने के हवाले से, और अब हमारे रिलेशनशिप जो हैं वो इस जगह पे आ गए हैं। खैर, इस खबर के बाद कुछ लोगों ने खैर कमेंट किया कि बेहतर है कि पाकिस्तान, अगर अफगान हुकूमत हमारी इमदाद नहीं ले रही तो इस वक्त गजा में लोगों को इमदाद की ज़रूरत है, पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि वो इमदाद वहाँ पे भेज दे, जो कि आई थिंक एट द मोमेंट इट सीम्स प्रैक्टिकल लगता भी नहीं है और इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि बाकी जो ममालिक हैं, तुर्की, इजिप्ट, वो इमदाद भेजना चाहते हैं और जो इसराइली फोर्सेज है वहाँ पर उनको एक जो कॉरिडोर है उस तक की इजाज़त नहीं दे रहे। बहरहाल, प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।